दोबारा तो गलती मत करिए। हां, कुछ लोग आजकल भाईचारा बनाने के लिए दर दर मस्जिद मस्जिद जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, 95 करोड़ सनातनियों की बेइज्जती कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब यह डरा हुआ है तब तो चौराहे चौराहे सनातनी हिंदू का सर तन से जुदा कर रहा है। अगर न डरा होता तो क्या करता। इसलिए भारत के इतिहास में सबसे ईमानदार एक आदमी था, सबसे ईमानदार आदमी, क्योंकि हमारी घुट्टी में लिखा गया है कि हम ईमानदार आदमी की कभी बात नहीं सुनेंगे। झूठे आदमियों की हम खूब बात सुनते हैं, खूब सुनते हैं, खूब प्रचार करते हैं। आपके लिए आपके पुराने नेताओं में से हो सकता है आप उन्हें अपना नेता न माने, लेकिन आपको वो मजबूत करके गए, लेकिन आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है। आपको सुनी सुनाई बातों का प्रचार करने का शौक है। जो दिल चाहे, गणेश जी ने दूध पी लिया, पी लिया, कैलिफोर्निया में पी लिया, पिला दिया, खुश, इसी बात से खुश। B.R. अंबेडकर का नाम सुना है? हां या ना में बताइए। B.R. अंबेडकर ने किताब लिखी है, उस किताब का पेज नंबर भी बताता हूं और क्या लिखा है यह भी बताता हूं। B.R. अंबेडकर पे तो कोई शक नहीं है कि वो हिंदूवादी थे, कोई ब्राह्मणवादी थे, कोई ठाकुरवादी थे। उस समय के दौर में सबसे ईमानदार आदमी था। बिना लाग लपेट के उसने बोला है ये, बिना लाग लपेट के। आज के बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार जो चौराहे चौराहे मस्जिदों में जा रहे हैं, भाई हमें माफ कर दो, नुपुर से गलती हो गई है, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम हमसे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अपनी बेटियों की शादी कर करके राष्ट्रवाद जिंदा रखे हुए हैं मुसलमानों से। उन बेईमानों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। अंबेडकर का नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है सनातन को बचाने के लिए जो बातें उन्होंने कही, उसको इस समाज को जानबूझ के नहीं बताया गया। जैसे आचार्य जेबी कृपलानी की किताब गायब हुई, यह भी किताब गायब होने के कगार पर थी कि हम पागल आ गए और ढूंढ लाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह अंबेडकर ने कहा। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अभी ताली बजाने का बहुत मौका मिलेगा, सुन लीजिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। 125 नंबर पेज। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे, पेज नंबर 303। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 294। बुर्के की वजह से इसकी आजकल ज्यादा चर्चा हो रही है। अंबेडकर का विचार सुनिए, कितना विजनरी आदमी था। बड़े से बड़े ठेकेदार में आज भी सरकार, पुलिस ब्लैक कैट में घूम तो रहे सरकार की मेहरबानी पे, तब भी दम नहीं है बोलने का। अंबेडकर ने कहा बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा होती है, यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हैं, पेज नंबर 231। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं, पेज नंबर 233, 234। और आखिर में उन्होंने कहा मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, 332। इस किताब को आप खरीद सकते हैं। हमने इतना बवाल खड़ा जरूर कर दिया है हर मन से चिल्ला चिल्ला करके। हमने कहा कि हो सकता है कि जिसने भी किताब छापी हो, न हमारे पास इतना पैसा है, न हमारे पास वो साधन है, लेकिन इन्हीं मंचों से हमने कहा कि जिसने भी ये रीप्रिंट करेगा कोई, हमें गारंटी है कि लाखों किताब तो वैसे बिक जाएगी। ये किताब हिंदुस्तान में मौजूद है, कहीं से भी खरीद सकते हैं। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके पेज नंबर से ली किताब है और यह शुद्ध रूप से B.R. अंबेडकर साहब ने लिखी है, जिन्हें हम संविधान का पिता मानते हैं। संविधान सभा की उस रिपोर्ट को पढ़िए जिस रिपोर्ट के अंदर अंबेडकर ने जो कहा वो किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। ये जो आज जिस धर्मनिरपेक्ष नाम की बीमारी से भारत का सनातनी हिंदू सबसे ज्यादा ग्रस्त है, उस वक्त भी कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि भारत सेकुलर होना चाहिए। उसमें अयंगर जी भी थे, उसमें नेहरू भी थे, उसमें पटेल भी थे, उसमें अंबेडकर भी थे, लेकिन मुझे किसी का इतना माकूल जवाब नहीं मिला जितना जबरदस्त जवाब B.R. अंबेडकर ने कहा कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है, और तथ्यों पे कहा। इसलिए ठेका सिर्फ सनातन का कुछ लोगों के पास है, ये मैं नहीं मानता। नौटंकी करना अलग है
और आने वाली नस्लों को सच बता करके चले जाना अलग बात है। यह बात अलग है कि उस आदमी को हराया भी उन्हीं लोगों ने जो उनको वो अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए आज अंबेडकर का ना कोई वारिस है ना है, लेकिन आज रामगढ़ में अंबेडकर की चर्चा इसलिए हो रही है कि उसने अपने रहते सच बोला। इसलिए उस बीमारी से नेता बाहर निकल जाए कि हमारे रहते ही मूर्ति भी लग जाए, नीचे हमारा नाम भी खुद जाए। जिन लोगों ने अपनी मूर्ति कभी नहीं लगवाई, जिन्होंने कभी अपनी नेम प्लेट की चिंता नहीं की, आज के नेताओं को तो यह है कि रात के 2 बजे भी कह दीजिए कि नीम के पेड़ के नीचे एक उद्घाटन हो रहा है, वहां पट्टी लगनी है, तो पहले पीए से कहेंगे पता करो मेरा नाम है कि नहीं, फिर जाएंगे नेताजी रिबन काटने, और 2 बजे भी उनके चेहरे पे ऐसी लालिमा होगी हो जैसे सुबह भोर में 6 बजे उठे। ये जीते जी अपना नाम, अपनी मूर्ति देखने की जो बीमारी है, जिन लोगों ने अपने रहते अपनी मूर्ति और पट्टी नहीं लगाई, आज उन्हीं लोगों को 2022 के इस दौड़ में जमीन से निकाल करके उन लोगों को इंडिया गेट पे खड़ा कर देता है। सुभाष चंद्र बोस ने कभी चिंता नहीं की कि उनकी नेम प्लेट लगी कि नहीं लगेगी, उनके साथ जो कुछ हुआ होने दिया, लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं टिके। उनको अंदाजा नहीं था कि 1958 तक आजाद भारत के अंदर उनके घर की जासूसी की जा रही है। एक खेल करके सुभाष को समाप्त करने की कोशिश की कि जहाज में उनका एक्सीडेंट हो गया है। अगर 45 में वो मर गए थे तो 1958 में बंगाल के उस घर में जासूसी किसकी कर रहे थे आप? इसलिए कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद बड़े खतरनाक हो जाते हैं। जिंदा रहते कोई नहीं पूछता है। आप और हम, ना उनकी कोई पार्टी है, ना कोई ऐसी जाति है कि जिस जाति के कारण यहां ऐसा वोट हो के उन्हें खुश करना है। कोई नहीं जानता उनकी जाति क्या है। तब भी सुभाष चंद्र बोस जो उनको करना था करा, लेकिन आज 2022 के भारत में संचार क्रांति के दौर में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते ही एमपी की टिकट नहीं मांगी, मंत्रालय नहीं मांगा। जब हमने कहा कि 5 मिनट मिलना है, आपको कोई बात बतानी है जो आपके सिवा आपके किसी सेक्रेटरी के माध्यम से भी नहीं कही जा सकती, बुलाया, हमारी टीम के सदस्य गए और 2-3 बातें उन्हें कहा कि आप ये कर दीजिए। हम में से 90% लोग जाते तो कहीं की चेयरमैन ही मांगते, 2-4 गज बीघा जमीन मांग लेते, कोई फंड वंड मांग लेते, किसी को कहीं फिक्स करने के लिए मांगते। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जितने भी गुप्त कागज हैं उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए बस। आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप पॉलिटिकली देखिए, लेकिन हम चाहते हैं जो क्लासिफाइड कागज हैं उनको डी क्लासिफाई कर दीजिए। आप देखिए, डी क्लासिफाई हुए सारे कागज पब्लिक डोमेन में आ गए। लोगों को पता चल गया कि सुभाष के साथ क्या जघन्य अपराध किया है। सुभाष के परिवार वालों की हमने चिंता नहीं की, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो किसी के एक के पिता, 2 के पिता हो सकते हैं। जब आदमी राष्ट्र के लिए खड़ा होता है तो फिर उसके निजी बच्चों की कोई महत्व नहीं होता है, फिर वो राष्ट्र का होता है। और पहली बार मजबूर किया, ये आवाज नीचे से उठती है तो सत्ता में बैठने वाले को पता चल जाता है कि नीचे का मेरा समाज क्या चाहता है, और यह दबाव बना रहा। इसी के चलते जब डी क्लासिफाई हुए कागज, और जब उनको लगा कि डी क्लासिफाई बनने के बाद देश में एक माहौल बन गया है, तो सत्ता को लगा कि यही टाइम है कि जो बात उनके दिल में थी, इसका माहौल कुछ लोगों ने बनाया, लोगों में जागृति पैदा हो गई, लोग सुभाष को जानना चाहते हैं, उसके साथ क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। और उसने तत्काल एक काम किया, प्रधानमंत्री निवास से निकला, और जिस सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की थी, सिक्का चलाया, करेंसी चलाई, रेडियो चलाया, स्टाम्प चलाया और ब्रिटिश साम्राज्य के को चुनौती दी। अब यहां आपके सामने एक तुलनात्मक विषय है। एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए उसे एक भी वोट नहीं मिला, पार्टी का अध्यक्ष अपने ही लोगों से, उसे एक भी वोट नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन 21 अक्टूबर 1943 को जब उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा करी तो विश्व के 11 देश, जिसमें यूएसएसआर शामिल है, भारत की आजादी की मान्यता दी है। आपने पुरुषार्थियों का साथ नहीं दिया, इसलिए दलाल आपके लिए सब कुछ बन गए। अब उनके वारिस 2022 के भारत में कहते हैं कि मैं आलू से सोना बनाऊंगा। कितनी तरक्की की इस पार्टी ने, इन्हें यहां क्यों रखा, इन्हें कहीं म्यूजियम में रखो। ये तो किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपने, जब आपके अंदर
राष्ट्र की चिंता होने लगी, अपने सरोकारों की चिंता होने लगी, अपने इतिहास की चिंता होने लगी, तो सत्ताओं को लगने लगा कि अब ये कुछ और सुनना चाहते हैं। इसी के तहत 21 अक्टूबर 1943 के दिन को याद करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री, मैं कोई किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, हम में से कोई भी आदमी बड़ा काम करे, उसकी जाति क्या है, उसका कद क्या है, इसकी चिंता बगैर किए उसके पीठ पीछे इतनी तारीफ कीजिए कि वो 10 काम करने के लिए और दीवाना हो जाए। उसको लगने लगे कि मेरे काम करने से मेरे पीठ पीछे देश भर में मेरी वाहवाही हो रही है, तो फिर इतनी वाहवाही करो कि जो काम रुके हुए हैं वो हो जाएं। उस आदमी ने 21 अक्टूबर को आजाद भारत में एक ऐसी घटना का जन्म दिया जिसे 50 साल पहले रूह कांपती थी लोगों की। लाल किले पे जाकर के झंडा फहराया 21 अक्टूबर को, यह सुभाष चाहते थे। और यह दबाव हम नहीं कह रहे कि हमारे कारण हुआ, हम यह भी नहीं कहते कि हमारी कोई भूमिका है, लेकिन कोई मंच हमने नहीं छोड़ा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, मैंने सुबह भी 5 बजे भी भाषण दिया है और 3 बजे भी भाषण दिया है। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था। यह हमारे पास कोई हम 100-200 साल के लिए जीने नहीं आए हैं। सबको जाना है, हमको भी जाना है, सब कुछ हम